पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह आपकी चाय की चुस्कियों के साथ हम लेकर आते हैं हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है कि किसानों को कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव नामंजूर। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों में संशोधन के सरकार के लिखित प्रस्ताव को बुधवार को खारिज कर दिया और कहा कि ये शनिवार को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद करेंगे तथा 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर आंदोलन को तेज करेंगे। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है और संयुक्त किसान समिति ने बुधवार को अपनी बैठक में इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। किसान संघ के नेताओं ने प्रस्ताव को देश के किसानों का अपमान करार दिया। उन्होंने हालांकि कहा कि सरकार अगर वार्ता के लिए नया प्रस्ताव भेजती है तो वे उस पर विचार कर सकते हैं। कक्का ने कहा कि अगर तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए गए तो किसान एक एक कर दिल्ली की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर देंगे। सरकार और किसान संघ के नेताओं के बीच बुधवार को होने वाली छठे दौर की बातचीत को रद्द कर दिया गया था। किसान नेताओं के मुताबिक उत्तर भारत के सभी किसानों से 14 दिसंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है, जबकि दक्षिण भारत के किसानों से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि देश के सभी टोल प्लाजा को 12 दिसंबर को टोल फ्री कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बताते हैं कि क्या है सरकार का संशोधन प्रस्ताव। मुद्दा सरकार का संशोधन प्रस्ताव में पहला जो मुद्दा है वो है मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा। वहीं आपको बता दें कि प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव है अधिनियम को संशोधित करके वह प्रावधानित किया जा सकता है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के पंजीकरण की व्यवस्था लागू कर सके। साथ ही ऐसी मंडियों में राज्य सरकार एपीएमसी मंडियों में लागू सेंस या फिर शुल्क की दर तक सेंस शुल्क निर्धारित कर सकेगी। नहीं, दूसरा मुद्दा है कि व्यापारी का पंजीकरण न करके मात्र पैन कार्ड के आधार पर किसान से फसल खरीद से धोखे की आशंका है। इसमें प्रस्ताव ये था कि राज्य सरकारों को इस प्रकार के पंजीकरण के लिए नियम बनाने के अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकारें किसानों के हित में नियम बना सके। वहीं तीसरा मुद्दा था विवादों के समाधान के लिए किसान के पास सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प नहीं है, जिसे न्याय न मिलने की आशंका है। इस पर प्रस्ताव था सरकार का कि शंका के समाधान हेतु नए कानूनों में विवाद निराकरण की प्रावधानित व्यवस्था के अतिरिक्त सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। वहीं चौथा मुद्दा है कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था ही नहीं है। तो इसमें प्रस्ताव है कि जब तक राज्य सरकारें अनुबंधीकरण की व्यवस्था नहीं बनाती है तब तक सभी लिखित करारों की एक प्रतिलिपि करार कर दस्तखत के 30 दिन के भीतर संबंधित एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। वहीं पांचवा मुद्दा है किसान की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, किसान भूमि से वंचित हो जाएगा। इस पर सरकार का प्रस्ताव था कि प्रावधान पूर्व से ही स्पष्ट है, फिर भी यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किसान की भूमि पर बनाई जाने वाली संरचना पर खरीदार किसी प्रकार का जोर नहीं दिखा सकता है या कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि कृषि वैज्ञानिक ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक वरिंदर पाल सिंह ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के मौजूदा आंदोलन के समर्थन में उर्वरक उद्योग की संस्था एफएआई का पुरस्कार केंद्रीय मंत्री के हाथों लेने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे 2 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनमें से एक ने जल भी त्याग दिया है। खुर्जा से यहाँ पहुंचे वे दोनों किसान मुंह पर पट्टी बांधकर प्रदर्शनकारियों के बीच बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है पुलवामा की मुठभेड़ में 3 आतंकवादी हुए ढेर। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन उनके पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर उन्हें अलबद्र मुजाहिदीन संगठन का आतंकी बताया जा रहा है।
सुरक्षा बलों के मुताबिक मुठभेड़ में एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तड़के पुलवामा जिले के टिकन गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। महानिरीक्षक विजय कुमार के मुताबिक आतंकवादियों की सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बलों ने इन सभी को मारने से पहले आत्मसमर्पण का पूरा मौका दिया। मुठभेड़ में पहले से ही 2 आतंकवादी मारे गए और एक असामान्य नागरिक घायल हो गया था। थोड़ी देर बाद मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया। दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बारामूला में पट्टन के सिंहपुरा इलाके के मुख्य बाजार में आतंकियों द्वारा किए गए हथगोला हमले में हंदवाड़ा की एक महिला समेत 6 नागरिक घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। घायलों को पट्टन ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद बड़े अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें हमारी दूसरी खबर के बारे में। हमारी दूसरी खबर है कि मध्य प्रदेश में खाना छूने पर दलित की पिटाई से हुई मौत। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर गौरीहाट थाना क्षेत्र के गांव में 2 लोगों ने कथित तौर पर खाना छूने पर 25 साल दलित युवक की कथित रूप से पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बुधवार को बताया गया कि घटना गौरीहाट थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में सोमवार रात को हुई थी। उन्होंने देवराज अनुरागी 25 वर्ष के परिवार के सदस्यों के हवाले से बताया कि गांव के ही आरोपी भूरा सोनी और संतोष पाल ने देवराज को पास के एक खेत में पार्टी के लिए आमंत्रित किया था। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 6000 करोड़ की छठी किस्त जारी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने वस्तु एवं सेवा कर राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6000 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के जारी होने के साथ ही अब तक राज्यों को कुल 36,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि 6000 करोड़ रुपए की इस राशि में से 5 करोड़ 5 लाख 16,000 रुपए 23 राज्यों को दिए गए हैं, जबकि 473.40 करोड़ रुपए संघ शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को दिए गए हैं। विधानसभा वाले ये तीनों संघ शासित प्रदेश जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। बयान में कहा गया है कि यह राशि 4.2089% की ब्याज दर पर इस सप्ताह उधार ली गई है। केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराई गई विशेष उधार सुविधा के तहत अब तक कुल 36,000 करोड़ रुपए उधार लिए गए। यह राशि 4.7106% के औसत ब्याज दर पर ली गई है। देश के शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम का जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से राजस्व खाते में कोई अंतर नहीं है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कोरोना से जंग में बढ़ा इंदौर का जो। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोविड-19 में सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर शहर में पिछले 3 महीनों में इस महामारी के खिलाफ आम लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में सिलसिलेवार उछाल दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस बात की तस्दीक शासकीय महाराजा यशवंत राय चिकित्सालय के ब्लड बैंक के एक अध्ययन से होती है। एमवाईएच के ब्लड बैंक के प्रमुख डॉक्टर अशोक यादव ने इस अध्ययन के हवाले से बताया, हमने ब्लड बैंक में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जमा नए रक्त के क्रमशः 1323, 1128 और 1590 नमूनों की एंटीबॉडी जांच की। इनमें से क्रमशः 197, 367 और 615 में कोविड-19 के खिलाफ आईजीजी एंटीबॉडी मिली है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि एमवाईएच के ब्लड बैंक में पिछले 3 महीनों के दौरान जमा नए रक्त के कुल 4041 नमूनों में से 1179 नमूनों यानी औसतन 29% में कोविड-19 के खिलाफ आईजीजी एंटीबॉडी मिली। मैं आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से दुनिया भले ही जूझ रही हो, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में जनजीवन बिल्कुल सामान्य नजर आता है, जहां अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
न मास्क, न सैनिटाइजर और कोविड-19 की कई अन्य पाबंदियों का भी यहाँ कोई असर नहीं दिख रहा। साथ ही यहाँ पे अभी तक एक भी कोरोना वायरस का केस भी नहीं दिखाई दिया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कि रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा, रूस भारत संबंधों को कमजोर करने की कोशिश में है पश्चिमी देश। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने अमेरिकी नीति पश्चिमी देशों पर भारत के साथ रूस की करीबी साझेदारी एवं विशेष संबंधों को कमजोर करने की कोशिश में शामिल रहने का आरोप लगाया है। सरकार संचालित थिंक टैंक रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल की एक बैठक को वीडियो लिंक के जरिए मंगलवार को संबोधित करते हुए लावरोव ने यह कहा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बहाल करना चाहते हैं, जिसमें सभी देश होंगे, लेकिन रूस और चीन से वे बाद में निपटेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने उन्हें उद्धृत करते हुए कहा, रूस और चीन जैसे ध्रुवों के इसके अधीन होने की संभावना नहीं। हालांकि भारत अभी पश्चिमी देशों की निरंतर आक्रामक और कुटिल नीति की एक वस्तु है, क्योंकि वे इसे हिंद प्रशांत रणनीतियों व तथाकथित क्वाड को बढ़ावा देकर चीन विरोधी खेल में शामिल करना चाहते हैं। लावरोव ने कहा, इस वक्त पश्चिमी देश भारत के साथ हमारी करीबी साझेदारी और विशेष संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का लक्ष्य सैन्य एवं तकनीक सहयोग के क्षेत्र में नई दिल्ली पर बहुत सख्त दबाव बनाने का है। उन्होंने कहा कि 2018 में भारत और रूस ने यह घोषणा की थी कि उन्होंने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के मुकाम पर पहुंचाया है। लावरोव ने कहा कि यह एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के गठन की कोशिशों को खारिज करते हुए अमेरिकी नीति पश्चिमी देशों ने एक खेल शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पहले चरण में 100 दिन में 10 करोड़ लोगों का होगा टीकाकरण। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में वह सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाए और अधिकांश स्कूलों को फिर से खोलेंगे। उन्होंने अमेरिकी जनता को भरोसा दिलाया कि उनके विशेषज्ञों का दल बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाएगा और अर्थव्यवस्था में नई जान फूकेगा। अमेरिका में कोरोना विषाणु से अब तक करीब 1,50,00,000 अमेरिकी संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के 6,82,00,000 मामले हैं और इस महामारी के कारण 15 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य दल की घोषणा करते हुए बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन से कहा कि फाइजर और मॉडर्ना के साथ हुई बातचीत के बाद अब वह उनकी खुराकें खरीदने के लिए कदम उठाएं तथा अमेरिका एवं दुनिया भर के लिए टीके का उत्पादन बढ़ाने की खातिर तेजी से काम करें। बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि यह किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मेरा दल मेरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में कम से कम 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर सकेगा। इसके अलावा बच्चों को फिर से स्कूल भेजना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस उतना धन मुहैया कराए जिसकी हमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरत है, यदि राज्य और शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ठोस उपाय करें जिनका कि हम सभी पालन करें, तो मेरा दल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अधिकांश स्कूल मेरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में खुल जाए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कि पैसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में तकरार हुई शुरू। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। निगमों के फंड को लेकर आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के बीच की तकरार तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे नगर नेताओं को अब प्रदेश के सांसदों व विधायकों का भी समर्थन मिल रहा है। बुधवार को निगमों को फंड दिलाने की मांग को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी व सांसद गौतम गंभीर भी धरने पर बैठे और निगम के हक में आवाज उठाई। ये नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इनके पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर से बाहर किसी बैठक के लिए चले गए थे।
जैसे ही अरविंद केजरीवाल अपने काफिले के साथ निकले, उस समय ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए हैं। दिल्ली सरकार तुरंत एमसीडी का बकाया पैसा वापस करे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मूलतः आम आदमी के विरोधी हैं। इनकी वजह से छोटे छोटे कर्मचारी, सफाई कर्मी, डॉक्टर आदि वित्तीय संकट झेल रहे हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर ने धरने पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा कि कब तक छुपेंगे पीछे दीवार के, कभी तो निकलेंगे मफलर सवार के। निगम के बकाये 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर निगम नेताओं का धरना जारी रहा। इस धरने में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर जयप्रकाश, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर अनामिका मिथिलेश सिंह और पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर निर्मल जैन सहित अन्य निगम नेताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार सहित जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है नहीं रहे मंगलेश डबरा। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। हिंदी के प्रख्यात कवि, पत्रकार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मंगलेश डबराल का बुधवार को कोरोना विषाणु संक्रमण से निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। वे करीब 12 दिन पहले संक्रमित हुए थे। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। जनसंस्कृति मंच से जुड़े और उनके नजदीकी रहे संजय जोशी ने बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और हालत बिगड़ने के बाद उन्हें उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके फेफड़े में संक्रमण था। मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी डबराल जनसंस्कृति मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। मंगलेश डबराल ने लंबे समय तक जनसत्ता के साहित्य पृष्ठ का संपादन किया। इससे पहले वे प्रतिपक्ष, पूर्वग्रह, अमृत प्रभात आदि पत्रिकाओं से जुड़े रहे थे। इस समय वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। जोशी ने बताया कि रघुबीर सहाय और मंगलेश डबराल दोनों पत्रकारिता से जुड़े थे, लेकिन डबराल का अपना सृजन कविता में था। पहाड़ के विस्थापन के अलावा उन्होंने शहरी जीवन पर काफी लिखा। मंगलेश डबराल अपने पीछे कविताओं का ऐसा संसार छोड़ गए हैं जो उनकी याद दिलाता रहेगा। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, नए युग में शत्रु और यात्रावृत्ति, एक बार आयोवा आदि शामिल है। डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा शमशेर सम्मान, स्मृति सम्मान, पहल सम्मान और हिंदी अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कि चिल्ला बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का चिल्ला सीमा पर धरना प्रदर्शन बुधवार को 9वें दिन भी जारी है। यहाँ धरना दे रहे किसानों ने दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने वाले दोनों तरफ के मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है। यदि अगर सरकार का तानाशाही रवैया जारी रहा तो किसान अपना आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में विभिन्न मांगों वाली एक याचिका दायर की है। केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया और पूर्णबंदी के दौरान उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए का पैकेज दिया, लेकिन सरकार किसानों के प्रति कोई सद्भावना नहीं रख रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का दलित प्रेरणा स्थल पर धरना प्रदर्शन बुधवार को 8वें दिन भी जारी है। दूसरी तरफ चिल्ला सीमा पर कृषि कानून के विरोध में किसानों की महापंचायत में पुलिस ने संख्या बल नहीं जुटने दिया। किसान नेताओं का कहना है कि उनकी गाड़ियां जेवर से लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जगह जगह रोक दी गई। इसके साथ ही रास्ते से वापस कर दिया गया। ऐसे में संख्या बल जो जुटना था वह नहीं जुट पाया। तब भी जो किसान मौजूद थे उन्होंने पंचायत की। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि कृषि कानून वापस नहीं होने तक संघर्ष जारी रहेगा। यदि पुलिस सीमा पर नहीं बैठने देगी तो जिलों में सड़कों पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि वह कृषि कानून के विरोध में दिल्ली जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने यहां पर रोक लिया। अब आगामी रणनीति न बनने तक वह यहीं पर ही बैठे रहेंगे।
धरना प्रदर्शन के बीच बुधवार दोपहर बाद नोएडा पुलिस ने एक तरफ की सड़क खुलवाने की नोएडा पुलिस ने कोशिश की। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह से एसीपी द्वितीय रजनीश वर्मा ने वार्ता की थी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस, ऐसा कहना है राघव चड्ढा जी का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक राघव चड्ढा ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रही है और पुलिस की मदद से भाजपा मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्टेडियमों को जेल में तब्दील करने से इनकार किया था। इस अच्छे काम से नाराज होकर भाजपा ने उन्हें घर में नजरबंद कराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर की सड़क को बंद कर दिया है और पुलिस बल को भारी संख्या में मुख्यमंत्री आवास में आवाजाही रोकने के लिए लगाया है। उनका आरोप है कि लोगों को उनसे मिलने जाने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग मुख्यमंत्री आवास में काम करते हैं उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप नेताओं के हंगामे के बाद 2 दरवाजों में से एक ही दरवाजा अब तक खोला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल को कहीं जाने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का अपराध क्या है। मुख्यमंत्री को बदले की भावना से घर में नजरबंद किया गया क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए खाने पीने के सामान, कंबलों और शौचालयों का इंतजाम किया था। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है दिल्ली में कोरोना वायरस से 2463 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में बुधवार को 41,407 कोरोना संक्रमण जांच की गई है। इस जांच में 24 घंटे में 32,976 आरटीपीसीआर व 39,103 एंटीजन जांच की गई है। इस बीमारी से अब तक 5,99,575 मरीज संक्रमित हो चुके हैं और 9,813 मरीजों की मौत हुई, जबकि 5,69,216 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक की संक्रमण दर 8.64 और मृत्यु दर 1.64% दर्ज की गई है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कोरोना काल में ऑनलाइन लोक अदालत। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कोरोना काल में ऑनलाइन लोक अदालत निपटेंगे बिजली चोरी के मामले। बिजली चोरी के विवादित मामलों के निपटारे के लिए 12 व 13 दिसंबर को विशेष ऑनलाइन लोक अदालत होगी। इस अदालत में दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के बिजली चोरी संबंधी के लिए दिल्ली की अब पहली ऑनलाइन लोक अदालत है। न्यायाधीश, अदालत कर्मचारी, आरोपियों, उपभोक्ताओं व बीएसईएस कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए यह ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें लोग घर बैठे हिस्सा ले सकेंगे। यह अदालत सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेगी। यहाँ बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली चोरी जैसे दोनों तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा। ऐसे मामले जो किसी अदालत व फोरम में लंबित है उनका भी निपटारा किया जाएगा और उन मामलों को भी निपटाया जाएगा जिन्हें अब तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है। जो उपभोक्ता लोक अदालत में चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं वह खुद या अपने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत में शामिल हो सकते हैं। उन्हें उनका आईडी प्रूफ और बिजली चोरी वाले बिल की कॉपी भी साथ में रखनी होगी।
जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है वे पीएलए बिल्डिंग 3 विकासपुरी आकर यहाँ हो रही आभासी यानी कि मतलब वर्चुअल सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है कि विधानसभा में बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द करे दिल्ली सरकार, ऐसा कहना है कांग्रेस का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कृषि कानून को लेकर हो रहे बवाल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने के बाद से घर में मुंह छुपाकर बैठे हैं। दिल्ली सरकार को सत्र बुलाकर इस कानून को तुरंत निरस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री किसानों के हितों के लिए सिर्फ भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी ओर किसानों के खिलाफ बने कृषि कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर चुके हैं। यहाँ पार्टी का दोहरा चेहरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार अपने अधिकारों के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की मांगों पर गौर नहीं कर रही है, उसी तरह मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के हितों की अनदेखी कर तानाशाही कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली में कोरोना महामारी पर नियंत्रण लगाने और प्रदूषण की रोकथाम में पूरी नाकामयाबी रही है। उन्होंने कहा कि तीनों निगमों के महापौर दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के लिए धरने पर बैठे हैं, जबकि 13 वर्षों से निगम भ्रष्टाचार में डूब गया है। इस वजह से वहां आर्थिक संकट आ गया है। तीनों निगमों में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि निगमों ने जो बजट पेश किए वो सिर्फ कर्ज पर आधारित थे और आय से अधिक व्यय पर निर्धारित थे। इन बजट में निगम के आय के स्रोत बढ़ाने और भविष्य की कोई योजना नहीं दिखाई दी। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।